मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि बेटा आपका आज स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी क्षितिज काव्य खंड लेसन जो आपकी बुक में 5 है, तो उसके बारे में जो है मैंने आपको व्याख्या दी थी। व्याख्या के बाद जो है उसके क्वेश्चन आंसर किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, वे क्वेश्चन कौन से निकल सकते हैं, उसकी जो है मैंने आपको पूर्ण जानकारी दी थी। तो यानी कि लेसन 5 जो है हमारा कौन सा, इसमें उत्साह और अट नहीं रही। तो इसके जो है अट नहीं रही है, तो ये लेसन का नाम है आपका, जो कि काव्यखंड में है लेसन 5 उत्साह अट नहीं रही है। तो आज जो है मैं इसके जो प्रमुख क्वेश्चन आंसर अभ्यास के प्रश्न होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी, किस तरीके से उसका आंसर आप दे सकते हैं। वैसे तो मैं आपको PDF दूंगी, लेकिन उनको मैं सबसे पहले आपको आज समझाऊंगी कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आप दे सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लिए, क्षितिज भाग 1, सबसे पहले मैं उसमें अभ्यास के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। तो सभी बच्चे निकालिएगा बुक अभ्यास के। तो इसमें जो है बेटा आपका सभी बच्चों ने बुक निकाल ली होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले आपका इसमें कि जो है कभी बादल से फुआर रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 उत्साह का है ये आपका, कि कभी बादल से जो है फुआर रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। बेटा इसमें जो है कभी बादलों की जो है क्रांति उत्पन्न करने के लिए सूत्रधार है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए जो है बुलाता है। रिमझिम करने के लिए अथवा केवल बरसने के लिए ही नहीं कहता। कवि जो है कवि का जो विचार है कि बादल की जो है गर्जन तर्जन मनुष्यों के जोश उत्साह और उमंग जो है उनमें उत्पन्न कर सकती है। जिस प्रकार बादल घेर कर आते हैं तो एक तरीके से वे आक्रोश और उत्साह होता है, जिसके कारण जो है मनुष्य अपने सभी कार्य संपूर्ण कर सकता है। यानी कि जो गरजने के लिए इसलिए कहता है कि जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर एक नई उत्साह और नई जो है आक्रोश किसी कार्य को करने का, उनके मन में जो है एक तरीके की बिजली कड़क, यानी कि इस तरीके के उन्हें जो है बादल की फुआर और रिमझिम यानी कि वर्षा यह कार्य नहीं कर सकती। यह कार्य कौन कर सकता है, यानी कि बादल ही जो है मनुष्य में जोश उत्साह और उमंग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए जो है इसमें कवि बादलों को गरजने के लिए, फुआर के लिए नहीं, रिमझिम के लिए नहीं, यानी कि उनको जो है गरजने के लिए कहता है। कौन, कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और कवि लोगों के जो है दुखों को दूर करने के लिए बादल से जो है क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है कि बादल जो है एक क्रांतिकारी उत्पन्न करे, जैसे कि 1857 या 1947 ईस्वी में क्रांति उनको जगाने के लिए, मनुष्य को जगाने के लिए, युवा पीढ़ी को जो है जगाने के लिए आक्रोश एक तरीके से जागृत करता है, उनके अंदर उत्साह उत्पन्न करता है, उमंग उत्पन्न करता है कि जीवन में जो है कुछ हम कर सकते हैं किस तरीके से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसका आंसर इस प्रकार दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका इसमें कि कविता का जो है शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसमें भी बेटा कवि जो है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बादलों की जो है उमड़ता हुआ देखकर उनमें जो है एक नया जोश उत्पन्न होता है, उत्साह उत्पन्न होता है, यानी कि जो है उमंग भी भर जाती है।
जब आपने देखा होगा तपती धरा पर इतनी तप्त धरा होती है गर्मी में, ज्येष्ठ के महीने में या जुलाई के महीने में, तो उस समय जो है प्रत्येक मानव एक तरीके से गर्मी की त्राही मची होती है। तो उस समय उमड़ घुमड़ कर अगर हमारे समीप में बादल आ जाए, हमारे पास ऐसे बादल आ जाए, तो हमारा मन जो है उमंग से भर जाता है, एक नई खुशी का आनंद होता है। और आपने देखा होगा बच्चे भी पूरे झूम उठते हैं जब ठंडी हवाएं और जो है एक नए तरीके का उत्साह वो देखने को इसमें हमें मिलता है, यानी कि उमंग और उत्साह उत्पन्न हो जाता है। दूसरी ओर हम जो है बादल की गर्जना और सामाजिक क्रांति का भी प्रतीक इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूसरी ओर बादल की गर्जना और सामाजिक क्रांति का भी प्रतीक इसको हम कह सकते हैं। यह लोगों में जो है उत्पन्न जोश को भी सूचित करता है। और अंत यानी कि कविता का शीर्षक जो है बेटा इसलिए उत्साह रखा गया है कि तपत भूमि में नीचे से भी तपी हुई भूमि और ऊपर से भी जो है इतना तापमान होता है जिससे मनुष्य पशु पक्षी भी बेचैन रहते हैं, गर्मी से व्याकुल होते हैं। तो जब उमड़ घुमड़ कर किसी भी अनंत दिशा से, किसी भी दिशा से जो है बादल आता है तो उसके आने की जो है उमंग, खुशी, जोश, उत्साह जो है सभी मनुष्य के मन में देखने को मिलता है। इसलिए इसका नाम जो है यानी इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है। ये आपको आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन जो आपका अभ्यास का है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसमें क्वेश्चन आप दोबारा देखेंगे कि बादल जो है किन किन अर्थों की ओर जो है संकेत करता है। तो इस कविता में जो है बेटा बादल वर्णन यानी कि जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में इसका वर्णन किया गया है कि बादल जो है वो जल ऊपर से तपती हुई भूमि पर जो है ऊपर से जल बरसाएगा, यानी कि जल के बरसाने के रूप में इसका चित्रण जो है किया गया है। और दूसरा, अगर बादलों का वर्णन उत्साह और संघर्ष के भाव उत्पन्न वाले कवि के साथ अगर हम करते हैं तो अंत में बादलों का वर्णन यानी कि लोगों के दुख और पीड़ा को दूर करने वाली शक्ति के रूप में भी किया गया है। दुख और पीड़ा कैसी होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताई कि जब इतनी जो है तापमान होता है तो सभी मनुष्य पशु पक्षी बेचैन हो जाते हैं। तो उस समय जो है उनकी पीड़ा को उत्साह कविता के माध्यम से बादल दूर कर सकता है, यानी कि उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से बादल आएंगे तो उसको जो है पीड़ा को कम कर सकता है। तो एक तरीके से तो लोगों में उत्साह भरता है बादल, जोश भरता है, उमंग भरता है। और एक अगर हम दूसरी तरफ देख सकते हैं तो क्या है, यानी कि लोगों की पीड़ा को और दुख को जो है ये कम करता है। ये आपको क्लियर हो गया कम किस लिए करता है और पीड़ा कम किस लिए होती है कि जब तप्त धरा को भुलसी हुई मनुष्य भी भुलसे हुए होते हैं, पशु पक्षी बेचैन होते हैं, तो उनके मन को एक तृप्ति सी प्रदान होती है, यानी कि वर्षा अपने बादलों के माध्यम से जल बरसाकर तो लोगों को जो है एक शांति सुकून की सांस मिलती है। तो इसके लिए जो है इसमें ये कहा गया है कि बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं, यानी कि बरसाने वाली शक्ति के रूप में। और दूसरा जो है बादलों का वर्णन उत्साह संघर्ष के और जो है जोश उमंग भरने के रूप में किया गया है। और तीसरा जो है इसमें यानी कि दुख और पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बताया है उत्साह बादल में। ठीक है, तो बादल की 3 चीज़ों की ओर संकेत किया है, पानी डालने के लिए, जल बरसाने के लिए, दूसरा युवा पीढ़ी में जो है उमंग जोश और उत्साह भरने के लिए, घोर घोर कर घुमड़ कर उत्पन्न यानी कि आक्रोश पैदा उनमें करता है। और तीसरा जो है दुख और पीड़ा को कम करने के लिए जो है 3 जो है इसमें
अर्थ में इसकी ओर संकेत किया है। और जैसे मैंने आपको कल बताया था, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले ब्रज छिपा नूतन कविता। इसमें भी जो है अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार का जो है बेटा मार्मिक वर्णन किया गया है। और इसमें जो है सौंदर्य मतलब इसमें ये पूछा गया है कि शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य के जो है ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो इसमें जो है ये लाइन है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधरो, ललित ललित काले घुंघराले ब्रज छिपा नूतन कविता। तो इसमें जो थे ये अभ्यास के आपको मैंने क्वेश्चन बताए हैं। तो आप जो है इसमें अट नहीं रही, जो कि सेकंड इस पोयम में है, अट नहीं रही। एक ही राइटर के द्वारा, एक ही कवि के द्वारा जो है ये लिखी हुई कविता है और दो इसी एक लेसन में जो है बेटा ये दोनों को दर्शाया है। तो अब जो है मैं अट नहीं रही के जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करूँगी, ठीक है। तो अट नहीं रही कविता में जो है बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आपकी बुक में, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भाव का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है बताइएगा। तो छायावादी कविता बेटा प्रकृति वर्णन द्वारा कवि के मन में भाव का जो भी वर्णन करती है उनका प्रमाण हम निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में दे सकते हैं। तो जैसे आभा फागुन की तन सट नहीं रही है ये, और कहीं सांस लेते हैं तो घर घर सांस लेते हैं, घर घर भर देते हैं, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हैं। तो ये पंक्ति जो है पढ़कर इनको धारणा और पुष्टि हमें होती है, यानी कि सामंजस्य बैठा देते हैं। तो अब मैं इसका अगर आशय आपको बताना चाहूँ, आभा फागुन की सट नहीं रही, तो उपयुक्त पंक्ति में जो है सांस लेना यानी कि घर घर भरना व नभ से उड़ने का जो है उद्धत होना, ये तीनों की स्थितियाँ भी न केवल फागुन मास के जो है कार्य व्यापार पर सही बैठती है, अपितु मानव मन पर भी इस प्रकार आरोपित हो जाती है मानो कि मानव मन के लिए ही कहीं गई हो। ये पंक्तियाँ जो है कि मानव के मन को दर्शाने के लिए ही कही गई हो। और ऊपर वाली पंक्तियों में जो है छायावाद की इस विशेषता की पुष्टि करती है कि छायावादी कविता जो है अंतर्मन के भाव का और बाहर की दुनिया से जो है सामंजस्य बैठा लेती है। जो कि ये कविताएं हैं उनके अंतर भाव, हमारे अंतर मन में जो है वे क्या भाव है और बाहर की दुनिया में जो है क्या भाव है, तो इन दोनों का जो है सामंजस्य बैठा लेती है, एक जैसा इनको कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी, हट नहीं रही कविता की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसमें जो है बेटा आप सभी को पता है कि फागुन का महीना जो होता है उसमें चारों तरफ हरियाली व्याप्त होती है, फूल फल जो होते हैं बेटा लदे होते हैं और इतना मनमोहक दृश्य जो है हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण किसी की भी, कवि की नहीं बेटा, किसी की भी आंख जो है हटने को चाहती नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि हम प्रकृति को निहारते रहें। और आपने देखा होगा अब फागुन के महीने में जो है सरसों जिस खेत में बोई होंगी तो उसमें जो है फूल या पीले कलर के जो हैं फूल आते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने ये पीले कलर की जो है चादर बिछा दी हो। और जब गेहूँ अब जो सीजन है वो चल रहा है बोने का, तो थोड़े दिनों में जो है थोड़े बड़े हो जाएंगे तो चारों तरफ को ऐसी लगेगी जैसी एक हरे रंग की कालीन
प्रकृति ने बिछा रखी हो। तो इतना सुंदर मनमोहक जो है बेटा ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। खेत खलिहानों में तथा बाग बगीचों की प्रकृति की सुंदरता और दृष्टि की ओर कवि ने ये आकर्षित कर लेती है हमारी आंखें। इसमें जो है आम, जैसे मैंने पेड़ बताया, पेड़ों पर फल फूल जो है लग जाते हैं कि आम व्यक्ति भी जो है पेड़ पौधों के लाल लाल कोंफलों तथा हरे पत्तों से लदे हुए वृक्षों को देखकर आनंदित हो जाता है। जो आम लोग होते हैं वे भी उनको देखकर खुश हो जाते हैं, यानी कि आनंदित हो जाते हैं। इसलिए जो है कवि ने फागुन की सुंदरता को देखकर आंखें हटाने की बात कही है। तो इसमें जो है आप अन्य क्वेश्चन यानी कि अट नहीं रही में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का जो है वर्णन किन रूपों में किया है? यानी कि बेटा आपका अट नहीं रही में थर्ड क्वेश्चन अभ्यास में जो आपके हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो इसको जो है आप कैसे लिखेंगे कि इसमें जो है कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का जो वर्णन है वो अनेक रूपों में किया है। किसमें किया है? यानी कि अनेक रूपों में किया है। इस महीने में, कौन से महीने में? फागुन के महीने में हर दिशा में सौंदर्य और जो है उल्लास ही दिखाई देता है। सौंदर्य क्या दिखाई देता है? क्योंकि चारों तरफ जो है हरियाली व्याप्त होती है और हरियाली पे जो है वृक्षों पर जो है नई नई कोपले, हरे हरे पत्ते और जो है फल फूल जो है बेटा लदने लगते हैं। यानी कि फागुन मास की सुंदरता सर्वव्यापक है, यानी कि सबसे अधिक होती है। सर्वव्यापक पूरी प्रकृति में इतनी खुशबू फैली होती है, जैसे सरसों के फूलों की तेलीय गंध जो है पूरी प्रकृति में फैली होती है, जिसकी खुशबू जो है हमारे मन में समा ही नहीं रही है, प्रकृति में समा ही नहीं रही है। सभी पेड़ पौधे लाल लाल जो हैं कोपलों और हरे पत्तों से जो है लद जाते हैं और फूलों की सुगंध के कारण पूरा वातावरण महक उठता है और सर्वत्र यानी कि सभी जगह सुंदरता और जो है मादकता का जो है भरता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इसकी इतनी सुंदरता दिखाई देती है चारों तरफ व्याप्त प्रकृति में। तो यानी कि इसकी सुंदरता इतनी व्यापक, यानी कि पूरी प्रकृति के मन में वो बिल्कुल भी समा नहीं रही है, इतनी व्यापक सुंदरता है प्रकृति की। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन आपको मैंने 6 करा दिए हैं। आगे देखेंगे 3 जो है बेटा मैंने उसके कराए हैं आपको उत्साह कविता के। मैंने आपको 4 क्वेश्चन समझाए हैं उसके, और अट नहीं रही के जो है मैं 3 आपको एक तरीके से समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट इसमें 4th देखेंगे जो कि आपकी बुक में है। फागुन में ऐसा क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। मतलब कवि इसमें ये कहना चाहता है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। तो आपको भी पता है क्योंकि अन्य ऋतुओं में जो है इतनी हरियाली और इतनी सुंदरता, इतने फल फूल जो है नहीं हमें देखने को मिलते जो कि हमें फागुन के महीने में मिलते हैं। फागुन मास में जो है सर्वत्र मस्ती छाई रहती है और इस ऋतु के आते ही पेड़ों पर, कौन सी ऋतु के आते ही?
यानी कि फागुन की ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर जो है वृक्षों पर क्या हो जाते हैं, फल फूल लद जाते हैं, पत्तों पर फूलों पर लद जाते हैं और सर्वत्र यानी कि सभी जगह सुगंधित वायु संचरण करने लगती है, संचारण करने लगती है अपना। और यही नहीं कि फागुन मास की जो है बसंत ऋतु में लोगों से उल्लास और मस्ती उत्पन्न कर देती है, यानी कि यहाँ तक कि पक्षी और भंवरे भी इस ऋतु में प्रसन्न नजर आते हैं, यानी कि खुश नजर आते हैं। वे भी चिक 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 चिक, आपने अक्सर देखा होगा बागों में जो है कोयल भी कुक कुक करने लगती है और पक्षी भी चहचहाने लगती है, मस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है एक जैसा वातावरण और जो है सुगंधित फल फूल, उनका मन भी जो है एक उत्साहित हो जाता है। इस प्रकार जो है उल्लास में वातावरण यानी कि अन्य ऋतुओं से देखने को हमें नहीं मिलता, इसलिए फागुन अन्य ऋतुओं से हमेशा भिन्न होती है। तो ये जो है बेटा आपका क्वेश्चन कई बार बोर्ड की क्लासेज में आता है, तो इस पर जो है सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5th, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की जो है विशेषताएं, कि जो निराला कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, उन्होंने अपने इस साहित्य में यानी कि शिल्प सौंदर्य किस तरीके के भाषा अभिव्यक्ति और शब्दों का जो है, छंदों का और जो है शब्द मैत्री किस तरीके के जो है प्रयोग किया है, उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। तो इसमें जो है काव्य शिल्प का अर्थ, सबसे पहले जो है हमें ये जानेंगे कि काव्य शिल्प का अर्थ क्या होता है ना, ये जानना जरूरी है ना। इसमें कहा ना शिल्प सौंदर्य की विशेषता बताइए, या कई बार कह देते हैं काव्य सौंदर्य की विशेषता, शिल्प सौंदर्य की विशेषता है। तो यानी कि काव्य शिल्प का अर्थ होता है कविता का कला पक्ष, कि उसमें जो है इसे कला पक्ष कौन सा होता है कि जैसे अनुप्रास, अलंकार, रूपक और जो है शब्द शक्ति, छंद, मुक्तक छंद जैसे इसमें कवि ने प्रयोग किया है। पुनरुक्ति अलंकार का जो है मार्मिक वर्णन हुआ है इसमें, और जो है बेटा इसमें अन्य यानी कि दृष्ट द्रव्य का भी जो है इसमें प्रयोग हुआ है। और इस तरीके से अनुभूति, गयता, प्रवाहमयी भाषा जो है इसमें हमें देखने को मिलती है और देखी भी जा सकती है। यही नहीं कि छायावादी कविताएं होने के कारण जो है कवि ने सांकेतिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली का भी बहुत ही अत्यधिक प्रयोग किया है। संवादात्मक संवाद करना और प्रतीकात्मक शैली का जो है इसमें शब्दावली का प्रयोग किया है। और छंद कौन सा है, यानी कि मुक्तक छंद का प्रयोग इसमें किया है। कौन से छंद का, यानी कि मुक्तक छंद का जो है बेटा इसमें प्रयोग किया है। तो इस तरीके से जो है कवि ने इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े तरीके से जो है वर्णन किया है। तो निराला जी इस कविताओं में जो है संस्कृत निष्ठ जैसे तत्सम प्रधान, साहित्यिक खड़ी बोली का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और कवि का शब्द चयन सर्वथा जो है उचित और सटीक है, लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने जो है ठेठ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है बेटा अपने साहित्य में। यानी कि कवि ने इन कविताओं में जो है नाद सौंदर्य का विशेष ध्यान रखा है, यानी कि गीति शैली की जो सभी विशेषताएं, यथार्थ, संक्षिप्तता, अनुभूति, गयता और जो है प्रभावमयी भाषा, इनकी कविताओं में हमें अक्सर देखने को मिलती है। तो सभी बच्चे जो हैं, मैंने ये आपके क्वेश्चन समझा दिए हैं, सभी बच्चे इनको अच्छी तरीके से समझेंगे और जो है अपनी फिर कॉपी पर जो है नोट डाउन करेंगे। तो आज के लिए 10th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, यानी कि बेटा ये चैप्टर जो है आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो जो है मैं इसका आपको
क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।